Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, we were discussing about bill of exchange. What is bill of exchange? What is promissory note? What is the difference between both? Where it comes from? ये आते कहां से हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है? हमने इस वीडियो के बारे में बात की. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए. पहले उसमें बेस मैंने बताया है. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मैच्योरिटी डेट, हाउ टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट इन एन इजी वे. एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से मैच्योरिटी डेट निकालते हैं. ये ड्यू डेट क्या होती है? बिल की ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में क्या फर्क होता है? अगर हमारा पीरियड ऑफ बिल मंथ में दे रखा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारा पीरियड ऑफ बिल डेज में दे रखा हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कोई ऐसी भी परिस्थिति है जहां पर हमें ग्रेस पीरियड नाम की चीज अलाउड नहीं होती है? कि ग्रेस पीरियड क्या होता है, कितने दिन का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है, ये सारी बातें हम अपने इस आज की वीडियो में करने वाले हैं. ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और थोड़ी सी भी पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको आने वाले समय में भी आपके सिलेबस से संबंधित पूरा वर्क मिलेगा. स्टूडेंट्स, बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और डेट ऑफ मैच्योरिटी. डेट ऑफ मैच्योरिटी होती क्या है? तो डेट ऑफ मैच्योरिटी का सीधा सा मतलब यह है कि जिस दिन उस बिल का पेमेंट होना है वह हमारे लिए डेट ऑफ मैच्योरिटी है. क्या मतलब? जिस दिन हम बिल का पेमेंट करने वाले हैं. तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हमने टर्म जो उसका लिखा हुआ है वो मंथ में लिखा है तब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पेमेंट करना किस दिन है? और अगर डेज में लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये चीज हमें सीखनी है और एक ऐसे आसान तरीके से सीखनी है कि हम इसे भूल ही ना पाए. स्टूडेंट्स, डेट ऑफ मैच्योरिटी में मैंने यहां पर बेस लिखा है कि इट इंक्लूड्स ग्रेस पीरियड इफ अलाउड. अगर ग्रेस पीरियड अलाउड है तब हम उसमें लेंगे और ये मैच्योरिटी में इंक्लूड है. इसका मतलब जब हम डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात करते हैं तो डेट ऑफ मैच्योरिटी में ग्रेस पीरियड भी इंक्लूड होता है. ग्रेस पीरियड कितना है तो मैं यही आपको बता देता हूं. 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमें मिलता है. इसका मतलब जब ड्यू डेट होगी, बिल की ड्यू डेट होगी, उसके 3 दिन बाद तक आपको ये पेमेंट करना होता है. यानी कि मैच्योरिटी डेट 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ करके ही कैलकुलेट होती है. अब बात दो आती है, क्या हमेशा 3 दिन का होगा? एक और बात आती है कि अगर किसी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति हो कि जहां पर ग्रेस पीरियड अलाउड ही ना हो. हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेस पीरियड 3 दिन से कम का रह जाए. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेस पीरियड हमें अलाउड ही ना हो. तो कौन सी परिस्थितियां हैं? देखते रहिए वीडियो को अंत तक ध्यान से. स्टूडेंट्स, इफ पीरियड ऑफ बिल इज इन मंथ, अगर किसी वजह से हमारा पीरियड ऑफ बिल मंथ में होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, पहले बात करते हैं कि इट विल बी इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ. ये कैलेंडर मंथ के टर्म्स में होगा जी. कैलेंडर मंथ के टर्म्स में कैसे होगा? इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ. मतलब ये है कि महीना चाहे 28 दिन का हो 28 डेज, चाहे महीना 29 दिन का हो 29 डेज, चाहे महीना 30 दिन का हो 30 डेज, चाहे महीना 31 दिन का हो 31 डेज. हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता. अगर हमने कहा कि 1 महीने का बिल, अगर हमने कहा कि 2 महीने का बिल, अगर हमने कहा कि 3 महीने का बिल, तो फिर वो मंथ काउंट होंगे, कैलेंडर मंथ के हिसाब से काउंट होंगे. हम ये भूल जाएंगे कि कितने दिन का ये महीना है. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए. यहां पर मैंने लिखा है बिल डेटेड 1 Feb 2020 पेबल 3 months आफ्टर डेट. एक बिल लिखा, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर एक बिल लिखा और वह बिल
मान लीजिए 1 फरवरी को लिखा है, 1 फरवरी 2020 को लिखा है, 3 महीने का है, तो काउंट करिए बिल्कुल दूसरी तरीके से। 1 फरवरी को लिखा है तो 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई, तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई? 1 मई। 1 मई इसकी ड्यू डेट हुई, लेकिन इस बिल पर हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी तो मिलेगा। हम 3 दिन का वो ग्रेस पीरियड भी जोड़ देंगे। कितना हो गया? 4 मई, 4th ऑफ मई। तो इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 4th ऑफ मई हो जाएगी। 4 मई इसकी मैच्योरिटी डेट है। हमने, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि इसमें तीनों तरीके के महीने हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी कितने दिन का है 2020 में? 29 दिन का, 29 डेज। अगर आप मार्च की बात करें तो कितने दिन का है? 31 डेज। अगर हम अप्रैल की बात करें तो कितने दिन का है? 30 दिन का। इसका मतलब यह है कि हमारे तीनों तरीके के महीने आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके दिनों से मतलब ही नहीं है। कौन सा महीना कितने दिन का है हम ये सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो बस देख रहे हैं 3 महीने। 3 महीने मतलब उसको उस तरह से काउंट करेंगे। 1 तारीख को हमने लिखा, बस हर महीने की 1 तारीख काउंट करते चले जाएंगे। किसी का मतलब ही नहीं है जी कि कौन सा महीना कितने दिन का है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज से इससे आगे की बात मैं समझाऊं इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, इसके आगे बात करते हैं। ये तब थी बात जब हम मंथ में दिया हो हमें मैच्योरिटी पीरियड निकालने के लिए कि इतने मंथ का, महीने का बिल है, इतने महीने का बिल है। लेकिन अगर डेज में दिया हो तब हम कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेज में दिया होने पर बात बताता हूं, एक बहुत आसान सी बात है। मैच्योरिटी डेट विल ऑल्सो बी इन डेज। भाई अगर किसी वजह से दिनों में दिया है, हमें बिल का मैच्योरिटी निकालने के लिए इतने दिन का बिल है, इतने दिन का बिल है, 60 दिन का बिल है, 45 दिन का बिल है या 90 दिन का बिल है, जितने दिन दिए हैं आपको, तो फिर जो मैच्योरिटी निकलेगी वो भी दिनों में निकलेगी। ठीक है, तो ये कहते हैं मैच्योरिटी डेट विल ऑल्सो बी इन डेज। हाउएवर वी विल इग्नोर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहां पर एक खास बात है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन को हम इग्नोर मारेंगे, उस दिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर 1 फरवरी को ही ट्रांजेक्शन हुई है, 1 फरवरी को बिल लिखा गया है, तो 1 फरवरी हटाओ, 1 फरवरी को हम काउंट नहीं करेंगे। जब हम दिन कैलकुलेट करते हैं उसमें हम 1 फरवरी को नहीं लेंगे। 1 फरवरी हमारे किसी काम की नहीं, ट्रांजेक्शन वाली डेट है लेकिन कैलकुलेशन में काम की नहीं है जी। इसके बाद ये कहते हैं ट्रांजेक्शन एंड टेक द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन को तो लेंगे। मतलब यह है कि जब हम दिन गिनते हैं कितने दिन, तो उन दिनों में हम जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसको इग्नोर करेंगे और जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उस दिन को इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अ बिल डेटेड 1 Feb, 1 फरवरी को ही मैंने लिया है एग्जांपल, जिससे आप थोड़ा सा कनेक्ट हो पाए। A bill dated 1 Feb 2020, 1 फरवरी 2020 को एक बिल लिखा गया, 60 दिन का है जी, 60 दिन आफ्टर डेट। ठीक है, अब ये कहते हैं मैच्योरिटी। कैसे निकलेगी मैच्योरिटी? मैंने अभी भी बताया कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन को तो इग्नोर करिए, उस दिन को हमें इसमें नहीं लेना। कैसे? 29 दिन, 29 डेज का है फरवरी 2020 में, तो 29 में से 1 लेस कर दिया हमने। 1 लेस करने के बाद कितना बचा? 28 बचा। 28 डेज तो फरवरी के हो गए हमारे लिए, 31 डेज मार्च के हो गए, तो 28 और 31, अभी एक और बचा, 60 दिन का है बिल, लेकिन अभी कितने हुए? 59 डेज, 31 और
28, कितने हो गए 59। एक दिन और बचा, तो हमने एक दिन कहां से ले लिया, अप्रैल से ले लिया है, 1 अप्रैल। और अब हमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के भी जोड़ने हैं, 3 दिन ग्रेस पीरियड के भी जोड़ने हैं। तो कितना हो गया, ये हमारा मैच्योरिटी जो होगी कितनी हो गई 28, ये फरवरी मार्च पूरा चला गया, अप्रैल, 4 अप्रैल की मैच्योरिटी हो जाएगी जी इसकी मैच्योरिटी 4 अप्रैल की हो जाएगी, 4th अप्रैल, 4th अप्रैल, 4 अप्रैल की इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई है भाई, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर डेज में होगा तो हम जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको इग्नोर करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हम पेमेंट करने वाले हैं उस पेमेंट की डेट को, जैसे हम 4 अप्रैल को पेमेंट करने वाले हैं तो 4 अप्रैल वाली डेट को लेंगे। ये जो हम 60 दिन की बात कर रहे हैं वो 60 दिन में ये काउंट होंगी डेट पेमेंट करने वाली, लेकिन जिस दिन बिल लिखा गया है, जो ट्रांजैक्शन की डेट है, उस डेट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। स्टूडेंट्स वापस इधर आए तो अगर मंथ में दिया है तो हमें मतलब ही नहीं है कौन सा महीना कितने दिन का है, बस हम जिस डेट में बिल लिखा गया उस डेट को कैलेंडर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते चले जाएंगे और सीधे 3 दिन उसमें ग्रेस पीरियड के जोड़ देंगे और इस तरह से हमारी मैच्योरिटी डेट निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी, मैं कह रहा था ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में क्या डिफरेंस, तो भाई नॉर्मली हम ड्यू डेट जिस दिन बिल हमने लिखा वहां से 60 दिन 90 दिन, मतलब अगर दिनों में है या अगर वो मंथ में है तो महीनों के हिसाब से जो डेट आती है हमारी पेमेंट की वो आती है ड्यू डेट, और उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दें तो मैच्योरिटी डेट। हालांकि हम इसे आपस में इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में बहुत टेक्निकल डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में मैच्योरिटी डेट ही आएगी, अगर वो गलती से ड्यू डेट भी लिख दें तो भी आपको मैच्योरिटी डेट ही बतानी होती है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर मैच्योरिटी डेट। ओके, इसके बाद यहां पर 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें से एक सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि अगर किसी वजह से हम ग्रेस पीरियड कहें कि 3 ही दिन का होता है क्या, तो नहीं, एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां ये 3 दिन से कम का हो सकता है। क्या हर सिचुएशन में ग्रेस पीरियड मिलेगा ना, कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर आपको ये ग्रेस पीरियड अलाउड ही नहीं होगा, यानी कि जो मैंने ऊपर लिखा अब उसे कनेक्ट करता हूं। स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहां पर लिखा है पहले नोट में, डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बिल पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट। अगर आपका बिल ऑन डिमांड पेमेंट है उसका, अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा है जिसका पेमेंट ऑन डिमांड होगा, एट साइट मतलब देखते ही उसका पेमेंट करना है, तो भाई फिर उस केस में यानी कि डिमांड बिल और एट साइट बिल के केस में आपको नहीं होगा अलाउड क्या, ग्रेस पीरियड। वहां तो ऑन डिमांड है, डिमांड करते ही आपको देना पड़ेगा पेमेंट, कहां का ग्रेस पीरियड भाई। ग्रेस पीरियड का मतलब तो ये है चलो भाई हमने दया दृष्टि तुम पर दिखाई, 3 दिन और ले लो भाई, लेकिन यहां काहे की दया दृष्टि, तो इस केस में कोई दया दृष्टि की जरूरत नहीं है, कोई ग्रेस पीरियड की जरूरत नहीं है, और नियम यही कहते हैं कि इस केस में आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन, इफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन ए डे विच इज पब्लिक हॉलीडे। अगर मान लीजिए आपकी ऐसी डेट मैच्योरिटी की आ गई है जो पब्लिक हॉलीडे है, मतलब हमें पहले से पता है कि यार इस दिन तो हमारा जो छुट्टी रहती है, पब्लिक हॉलीडे है ये, सरकारी छुट्टी देसी भाषा में तुम कह सकते हो, तो भाई अब कैसे करें, इस पब्लिक हॉलीडे वाले दिन हमारी मैच्योरिटी बढ़ गई, तो अब हम क्या करें, कैसे करें। सपोज करो एक बिल आपने 23 नवंबर को लिखा, कब लिखा है 23 नवंबर को,
सपोज करिए 23 ऑफ नवंबर को लिखा, ठीक है, और सपोज करिए 2 मंथ का है, 2 मंथ्स बिल। आपने 23 नवंबर को एक बिल लिखा, 2 महीने का लिखा, इसका मैच्योरिटी पीरियड बताइए क्या हो गया। तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा भाई इस केस में, फिर से देसी भाषा में गिनते हैं। 23 ऑफ नवंबर, एक महीना कहां होगा जा करके 23 ऑफ दिसंबर, फिर दूसरा महीना कहां पूरा होगा 23 ऑफ जैन, 23 ऑफ जनवरी को ही पूरा हो जाएगा। 2 महीने ड्यू डेट होगी। अब इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दीजिए, कितने हो गए 26 जनवरी। यस यू आर राइट। कितने दिन हुए 26 जनवरी। और आप जानते हैं 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलिडे है, क्या करें भैया, क्या इसकी मैच्योरिटी डेट 26 तारीख होगी? द आंसर इज नो। 3 दिन जोड़कर तो 26 ही आ रहे हैं सर, आने दो, नियम ये लगेगा। ये कहते हैं मैच्योरिटी फॉल्स ऑन ए डे विच इज पब्लिक हॉलिडे, मैच्योरिटी बिकम्स प्रीसीडिंग बिजनेस डे। जो भी बिजनेस डे होगा प्रीसीडिंग बिजनेस डे, उसी में ही हम इसको मैच्योरिटी मानेंगे। तो अब 26 जनवरी से पहला कौन सा बिजनेस डे होता है प्रीसीडिंग? 25 तारीख होता है जी। इसका मतलब 25 ऑफ जैन को ही इसका क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी बिल की, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज की आप मैच्योरिटी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के बताइए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो कंटेंट मैचलेस होने वाला है। कोई रटने की जरूरत नहीं, हर चीज को समझ करके एक टीचर का व्यू हमें अपने अंदर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।